ओके, तो रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने ऑन कर दी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनो, जैसे हमने किसी भी गैस के बारे में अगर कोई बात की है अभी तक, तो उसमें हमने क्या बोला है, गैस का पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, गैस का पर्टिकुलर प्रेशर होता है। गिवन मोल्स ऑफ गैस के लिए मान लो n मोल्स ऑफ गैस हमको दी है, कोई भी एक गैस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या होती है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है उसके, और गैस के मोल्स हैं। इतनी चीजें हमें जरूरत पड़ जाती हैं, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो इन्हीं बातों को लेकर के है कि क्या हमने माना है, क्या एजम्पशंस किए हैं किसी भी आइडियल गैस के लिए। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये किसके लिए वैलिड है, फॉर द आइडियल गैसेस, ऐसी गैसेस जिनको हमने आइडियल माना है, ठीक है, जिनके लिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जितने भी हमने गैस लॉस पढ़े हैं वो एप्लीकेबल है। उन गैसेस को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, आइडियल गैसेस। तो हमें ये याद रखना है कि जो गैसेस लॉज पढ़े हमने, गैस लॉ, जैसे चाहे वो चार्ल्स हो, बॉयल्स लॉ हो, अवोगाड्रोस लॉ हो, ये सारे के सारे लॉज सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये आइडियल गैस के लिए बताती है कि आइडियल गैस कैसी होनी चाहिए, आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। ये सारी कंडीशंस जो हैं वो एजम्पशन बेस्ड हैं। जो एक्चुअल गैसेस होती हैं, जो रियल गैसेस होती हैं, जो हमारे आसपास गैसेस हैं, वो आइडियल गैस जैसी नहीं होती हैं, वो थोड़ा सा उससे डेविएट कर जाती हैं। इसलिए उन गैसेस को जो हमारे आसपास हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रियल गैसेस। तो कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं आइडियल गैस के लिए, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देयर आर सम assumptions, कंक्लूजन त्याला जाऊन डाउनलोड नाही there करायचं are लिंक, some डिलीट केलं assumptions। आता ते. हाँ, अपना अपना माइक जो है म्यूट करके रखें, और जब क्वेश्चंस हो तो उसको जो है ऑन करें। या हम क्या कह सकते हैं, postulates, there are some assumptions or postulates for आइडियल सर ये काइनेटिक थ्योरी रियल गैसेस के लिए क्या हाँ, आइडियल के लिए? ये आइडियल के लिए यहाँ पे लिखा है, आइडियल गैस, ठीक है। अभी रियल गैस नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आइडियल गैस पढ़ लेते हैं। ये मैं, मेरे हिसाब से ये तुम्हारा नहीं हुआ था ना, कल पूछा था मैंने, क्योंकि तुम्हारा बीच में एक वीक शायद क्लास हुआ नहीं है ना, किसी और बैच में मैंने पढ़ाया था इसको, यस सर। तो मैं भूल गया था ये तुम्हारा हुआ है कि नहीं। लास्ट क्लास में तुमने बताया था कि ये नहीं पढ़ा तुमने, तो इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देयर आर सम assumptions फॉर आइडियल गैसेस called काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते हैं। गैस का मॉलिक्यूल कभी भी एक जगह पे रहता नहीं, वो हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर मोशन में रहता है। ये गैस का मॉलिक्यूल कैसे करता रहता है, मोशन करता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पहला पोस्टुलेट जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम केटीजी से लिखते हैं, के फॉर काइनेटिक, टी फॉर थ्योरी ऑफ गैसेस, और जी फॉर गैसेस, ऐसे। तो पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या होता है कि कोई भी गैस हो, ए गैस consists of, a gas consists of small, very small, कोई हम लोग टाइनी भी लिख तो सकते कुछ हैं। लिख के नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ स्क्रीन तो सर मैंने, अब आ गया अब से आ गया। सर अभी आपका आवाज नहीं आ रहा है। स्क्रीन दिख रही प्रथमेश? हाँ सर। प्रथमेश, हाँ सर अच्छा आ गया ना, पहले नहीं आ रहा होगा शायद, है ना? हाँ सर, आपका बीच बीच में आवाज जा रहा है शायद। अच्छा, आवाज क्यों जा रहा है, आवाज तो नहीं जाना चाहिए। सर आवाज भी जा रहा है और कुछ बीच बीच में दिख भी नहीं रहा है, लेट आ रहा है। मतलब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होने लगा क्या? नहीं सर, आप पहले लिख रहे हो, वो कर्सर आगे जा रहा है और फिर 1-2 मिनट के बाद लिख के आ रहा है। अच्छा, समझ गया, लैग कर रहा है, इस तरीके का कुछ हो रहा है। हाँ सर, लैग टाइप।
ओके ओके, देखते हैं अभी इसको फिर से मैं ऑन करता हूँ। अभी देखना रहता है। हाँ सुनो, हमने क्या बोला? ए गैस कंसिस्ट ऑफ सर आवाज नहीं आ रहा। पार्टिकल्स called molecules of the gas. Molecules of the gas. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो गैस होती है वो स्फेरिकल पार्टिकल्स से मिल सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज चला गया। शेप में, साइज में, हर चीज में क्या होंगे वो आइडेंटिकल। अच्छा, तो अभी इस भी खत्म करना होगा, रुक जाओ। हाँ जी, सुने तो ध्यान से देखें। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ सर। यस सर। सुनो, हाँ सर तो अभी क्या, आ रही है। हाँ, ए गैस कंसिस्ट ऑफ very small tiny spherical particles called molecules of the gas, है ना? These molecules of a gas are identical in shape, mass and size. ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। पर्टिकुलर मान लो हाइड्रोजन गैस है तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जैसे ही होंगे। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है बहुत सर एक इंपॉर्टेंट है। मिनट नोट कर लें क्या पहले? सर नोट कर लें। हेलो तुमने नोट कर सर। लिया कि हाँ बोलो। नहीं सर, सर आप एक वो आप समझा रहे थे, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो? हाँ ऊपर, ये मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, इसमें लिखना है, नोट करना है क्या? सिर्फ 1 मिनट। सबका नोट हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके, अब देखें पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी में देख लेना। हमने क्या लिखा है? गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, जो वो यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, वो सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो इस कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कैसा होता है? नेग्लिजिबल। मतलब अगर इन गैस मॉलिक्यूल्स को मैं एक जगह ला करके यहाँ पे कंसंट्रेट कर दूं, यहाँ पे इकट्ठा कर दूं, इनको सबको एक जगह ला करके यहाँ पे मैं रखूं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। इनका अपना खुद का वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जीरो मानते हैं। कितना नेग्लिजिबल मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? the volume occupied by the molecules is negligible in comparison
in comparison to the total volume of the gas, total volume of the container या of the gas, that is जो कंटेनर का वॉल्यूम है इसके कंपेरिजन में जो अपना गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो खुद का कैसा है, जीरो है ना. Hence for an ideal gas, hence for an ideal gas, volume of the gas molecules is zero. तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा भाई, गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, एक मैटर है, और मैटर का अपना क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एक उसका जो है स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए जगह वो घेरता है. लेकिन चूंकि हमने आइडियल गैस के लिए ये चीज मानी है, ये एक पोस्टुलेट हमने क्रिएट किया है, एक एजम्पशन किया है कि उसका जो वॉल्यूम है इतना छोटा होता है कि कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम उसको नेग्लिजिबल मानेंगे. ये एक एजम्पशन है जिसको याद रखना है हमें. तो ये दूसरा एजम्पशन अगर नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं. सर पहला Third. नोट नहीं कर पाए, दूसरा कर लिया था. 1 सेकंड के लिए बस 1 मिनट लगेगा, आप ऊपर कर सकते हो सिर्फ 1 मिनट के लिए. फर्स्ट पॉइंट लिखना है सर, सेकंड लिख लिया, फर्स्ट नहीं लिख पाया था. सारे लोग नोट करें जल्दी जल्दी. हाँ जी सर. तो जैसे ही ये नोट हो जाए तो हम लोग आगे हो गया नेक्स्ट सर. चलेंगे. ठीक है, सब बच्चों का हो गया. एनीवन रिमेनिंग? थर्ड देखो, सर एक कौन सा लिख रहे हो तुम बच्चे, सेकंड वन? हाँ सर ओके लिखो. तो हम ट्राई करेंगे कि अगर हमें समझ में आ रहा है तो साथ में लिख सकते हो. जैसे तुम्हें जो मैंने पॉइंट बोला है वो अगर समझ में आ गया तो वेट नहीं करना है, साथ में लिख लेना है. या फिर अगर तुम्हें टाइम लगता है समझने में तो आराम से पहले समझ लो, उसके बाद वेट कर सकते हैं लिखने के लिए. तो ये दूसरा पॉइंट जो है पोस्टुलेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गैस मॉलिक्यूल्स कभी भी रुके हुए नहीं रहते हैं. गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा चलते रहते हैं. दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन. हमेशा वो रैंडम मोशन में जाते हैं. जैसे इस मोशन को हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग जब सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं जो स्मोक पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो वहाँ पे स्क्रीन प्रोजेक्शन के लिए लाइट आती है उसमें दिखते हैं हमको कैसे, रैंडम मोशन में. तो वो हमेशा चलते रहते हैं. या किसी डार्क रूम में हल्की सी सनलाइट आ रही हो किसी पर्टिकुलर जगह से, कोई हमने छोटी सी वहाँ पे विंडो लगा रखी हो या छोटा सा कोई होल हो उसके अंदर पर्टिकुलर जगह पे, तो वहां से जब सनलाइट नीचे आती है तो उसके अंदर हम देखते हैं ब्राउनियन मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. वैसे ही वो हमें दिखता है, बट गैस का हमें दिखता नहीं है. गैस भी सिंपली लाइक दैट रैंडम मोशन में हमेशा रहती है. हमेशा उसके मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जाते रहते हैं, जिसको हम स्मेल से फील कर सकते हैं, एयर के फ्लो से फील कर सकते हैं, बट वर्चुअली या डायरेक्टली हम उसको देख नहीं सकते हैं. तो ये एक चीज है जिसे हमें याद रखना है. द पॉइंट थर्ड इज गैस मॉलिक्यूल्स आर always in random motion, always in random motion, and gas molecules collide with each other and they also collide with wall of the container. Got it? तो भाई इस प्रॉब्लम
इस पॉइंट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो इतना सा है कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे अगर कोई हम लोग एनिमेशन दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इमेजिनेशन तुम्हारा काफ़ी है, हाँ, एनिमेशन से अच्छा है इमेजिन कर लो। तो कैसे है, ये मॉलिक्यूल जैसे यहाँ है ना, तो ये आगे बढ़ेगा, इससे टकराएगा, इस वाले मॉलिक्यूल से ये ऐसे कोलाइड करेगा, फिर ये दोनों मॉलिक्यूल इधर और इधर बढ़ जाएंगे, फिर आगे ये मॉलिक्यूल ऐसे रैंडम मोशन करेगा, किसी एक मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर इससे टकराने के बाद इधर इधर इधर, ऐसे ये जिग-जैग मोशन करता ही रहेगा, कहीं ना कहीं पहुंचता रहेगा। तो एक कोई भी मॉलिक्यूल हम लेंगे वो हमेशा कैसा करेगा, एक रैंडम मोशन करेगा, और वो खुद टकराएगा यहाँ पे, कभी आगे बढ़ के वो इस वॉल से टकराएगा, कभी ये वाला मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस मोशन जो वॉल के साथ होता है और गैस मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऐसे कोलाइड किया, फिर ऐसे इधर गया, लेकिन चलेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। ये जो इसका कोलिजन है ये स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ये कभी भी ये कर्व में नहीं चलता है, कभी भी ये ऐसे नहीं चलेगा मॉलिक्यूल कि ऐसे जो है सर्कुलर पाथ में या कर्व पाथ में चल रहा है। इसमें से सिर्फ ये कैसे पाथ में चलेगा, ऊपर वाला जो हमारा सिंपल स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों में नहीं चलेगा। तो रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। इसको भी लिखने के लिए तुम्हें टाइम मिल रहा है। अब देखेंगे फोर्थ जो पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, पूल बॉल जैसे होता है गेम की तरीके से, तो ये एक तुम इसमें बोल सकते हो, रैंडम मोशन उस तरीके से करता रहता है। फोर्थ देखेंगे हम, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि जितने भी ये कोलिजन होते हैं ये सब कैसे होते हैं, इलास्टिक। द ऑल कोलिजन्स विद द मॉलिक्यूल्स और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर आर इलास्टिक। प्रैक्टिकली ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन चूंकि हमने एजम्पशन करना है, हमने आइडियल गैस के लिए पोस्टुलेट बना रहे हैं, अगर कोई आइडियल गैस होती तो उसमें हम ऐसा सोच सकते थे। आइडियल चीज का मतलब होता है जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्शन के लिए हो, जो हमने अपने एजम्पशन के आधार पर किया हो। तो कोई भी चीज प्रैक्टिकली परफेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर गैस मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। कोलिजन इलास्टिक होने का मतलब है देयर इज नो एनर्जी लॉस। तो हम क्या लिखेंगे, these collisions are perfectly elastic. These collisions are perfectly elastic in nature. ये जो कॉलिजन्स होते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। तो इसको नोट करें, पॉइंट नंबर सर 3। मेरे को फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, इलास्टिक वाला ना। हाँ जी सर। देखो इलास्टिक का मतलब होता है, इलास्टिक मीन्स तो समझे इन सर, इलास्टिक, हाँ जी। मैं फिर भी लिख देता हूँ, इन विच, क्योंकि अभी फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा, शायद 9-10 में पढ़ा हो। इन विच नो एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, बोलो क्या, हीट, साउंड इटसेट्रा, है ना, इसके फॉर्म में कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। तो इस पॉइंट में इतना ही समझना है बस, कि ठीक है कभी सर। मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे ना एक दूसरे से, तो यस इन सर। फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होगी, जिसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी रहेगी गिवन टेम्परेचर पे, उसमें कोई ओके सर, फर्क नहीं आएगा। ठीक मतलब है, शेयर हो ये जाएगी लेकिन लॉस नहीं होगी। हाँ लॉस नहीं होगी, शेयर हो जाएगी, एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं बट लॉस नहीं होगी, ये चीज है। ये बिल्कुल यस सर। करेक्ट पॉइंट है। जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पढ़ेंगे, शायद तुम्हें बोर्ड्स में पढ़ाया होगा, मैंने बोर्ड्स में अगर तुम लोग आए होंगे, तो वहां मैंने बताया है सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज होती है, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके सैंपल का फ्रैक्शन जो है, बोल्ट्जमैन में हमने पढ़ा है ये, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है गिवन टेम्परेचर। तो वो चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। अभी तो बिल्कुल एक सिंपल पॉइंट है कि कभी भी हाँ जी एनर्जी सर। लॉस नहीं, कितने भी कोलिजन हो जाए। हाँ भाई, नोट हो गया सबका।
आगे बढ़ाएं। यस सर। यस सर। अच्छा बताओ, आइडियल गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितने होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो जानते हो ना तुम लोग, जो एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, the intermolecular forces between the gas molecules are zero या negligible, means there is no attractive or repulsive forces between the gas molecules. गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं आइडियल गैस के, वो कभी भी क्या नहीं होते हैं, आपस में कोई भी उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स नहीं होते हैं। जैसे हमने सुना है, हमने इसको फील भी किया, जैसे कोई चार्ज होता है तो अगर पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, ये दोनों नेगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। या जैसे कोई मास वाला पार्टिकल है तो उसके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है। सुनो, जैसे ये यहाँ पे एक कोई मास है m1, ये कोई मास है m2, तो इनके बीच क्या लगते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स लगते हैं। ये सारे के सारे फोर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स, कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं है यहाँ पे। ये हमें एजम्पशन के अंदर मान के चलना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक आइडियल गैस है, ये रियल गैस नहीं है। चलो छठा पॉइंट पे आते हैं, 6 पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 6 जो है वो क्या है? जो गैस का प्रेशर होता है वो किस लिए होता है, वो लिखता हूँ। प्रेशर, ये पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने गैस स्टडी स्टार्ट किया था उस समय प्रेशर के बारे में बताया था। प्रेशर कहाँ से आता है? तो प्रेशर ऑफ द गैस इज, एक एक पॉइंट समझते हुए चलना है, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर collisions and due to the collision of gas molecule with the wall of the container, gas molecules with the wall of the container जो है इसकी वॉल से कनेक्शन जो इसका होता है, जो कोलिजन होता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में, यहाँ पे मॉलिक्यूल इससे कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल इधर आके इससे कोलाइड कर रहे हैं, तो हर एक कोलिजन का एक्शन का रिएक्शन जो होगा, इस एक्शन के रिएक्शन की वजह से अंदर की तरफ क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा। यही जो प्रेशर होता है ये क्या बन जाता है? पी गैस। ये हमें याद रखना है। जैसे जब मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर की वॉल पे तेजी के साथ फोर्स लगाता है तो अंदर की तरफ उसका एक क्या मिलता है? रिएक्शन। उस रिएक्शन की वजह से इस कंटेनर के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ द गैस। सिंपल बहुत है ये, लॉजिक समझना। 5th and 6th पॉइंट हो गए सबके? आगे बढ़े सर। 6 पॉइंट। ओके ओके। सर थोड़ा सा नीचे कर दो। सर हाँ जी। टोटल वैसे हमें कितने चैप्टर्स करने हैं ये 11th में, मतलब केमिस्ट्री के? 11th में करने के जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से तो अच्छे खास चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 14-15 चैप्टर्स होंगे। लेकिन हमें चूंकि चैप्टर को बहुत थोरली पढ़ना है ताकि 12th में उसका बेनिफिट हो, और जेई का जो पोर्शन है वो ऐसा है, 12th के चैप्टर छोटे छोटे होते हैं, कम कम आवर्स के लिए है वो, लेकिन जो 11th के चैप्टर्स हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स है, गैसियस है, ये काफी टाइम लेते हैं। तो 11th के अंदर हम लोग 10 to 11 चैप्टर कर पाएंगे, बाकी चैप्टर्स हम लोग 12th में जा करके करेंगे। और सर टोटल कितने चैप्टर्स है, मतलब ये इसके हिसाब से? हाँ, इसके हिसाब से जो चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट 26-27 के आसपास अपने चैप्टर्स हैं। तो उसमें जो चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना,
हाँ जी सर। वो बहुत थ्योरेटिकल है, उसके अंदर बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसे समझो जितने में हम लोग एक थर्मो चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल का, उतने टाइम में सारे हमारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर कवर हो जाएंगे। ओके सर 1 मिनट 5 पॉइंट दिखाइए ना। जल्दी जल्दी नोट करें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर थर्मो हम अभी रिसेंटली करने वाले हैं क्या? थर्मो अभी नहीं, थर्मो पहले हम लोग तो ये करेंगे गैसियस, उसके बाद हम करेंगे जाकर के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टू, बोलो क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, स्टेट देन क्लासिफिकेशन। बॉन्डिंग, आफ्टर दैट थर्मोडायनेमिक्स। ओके सर। सर डन। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो कोलिजन्स है वो कैसे हैं, ये सारी चीजें हम देख ली। अच्छा, जब यहाँ पे हमने बोला है कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल से जो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, इन सब चीजों से हमें एक बात पता चलती है, या हमने चलो एक अलग पॉस्टुलेट ही इसका बनाया हुआ है एक्चुअली। वो क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस पे एप्लीकेबल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी एप्लीकेबल नहीं है, बट जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, एक मिनट थोड़ा सा इसको नोट करो जब तक मैं, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये हमें याद रखना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें साथ में ये भी लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, साथ में लिख लो, क्यों पॉइंट बढ़ाओगे ज्यादा। इफेक्ट ऑफ, ये भी इसमें ऐड किया गया है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। हम उसको नहीं मानते, हम ये नहीं मानते कि जो है गैस मॉलिक्यूल पे कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसको छोड़ देंगे। अब जो काइनेटिक इक्वेशन है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आती है। द एवरेज kinetic energy of gas molecules is proportional to the absolute temperature of the gas, ये हमें याद रखना है। जो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज होगी वो टेम्परेचर के होती प्रोपोर्शनल होती है। इसके फॉर्मूला आगे हम डिराइव करवाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद में, आज ही हो जाएगा तो आज ही है, नहीं तो या तो फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज देखो, जो काइनेटिक इक्वेशन मिलती है इस पर्टिकुलर थ्योरी से, तो वो क्या है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। इसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ रियल आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी का ये सेकेंड फॉर्म है। क्या होता है, पीवी इक्वल टू, और जिन बच्चों को नोट करना है उनको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, कोई बात नहीं, उनको नोट करने का टाइम दूंगा मैं। एक मिनट रुक जाओ, बस इसको पहले पूरा कर लें। हाँ हिमांश, शेयर करेंगे स्लाइड। वेयर पी क्या है,
where P is the pressure of the gas, ठीक है, V is the volume of the gas, ठीक है, M is the mass of the gas, N is the mass of the one molecule. थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लो। सर ये नेक्स्ट पोस्टुलेट है। हाँ, ये पोस्टुलेट उसी में है पूरा, ठीक है। N क्या है? N is the, देखते रहो, पहले ध्यान से एक एक चीज याद करो मेरे साथ। N is the number of molecules of gas, क्योंकि भाई फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा ना, इसका डेरिवेशन तो है नहीं हमारे सिलेबस में। URMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये डेटा नोट करो। कहां से लिखना है? पॉइंट नंबर 7 से नोट करें। कोई डाउट होगा उसमें पूछ लेना। सर वो इक्वेशन नोट करनी है। हाँ, अभी टाइम दे रहा हूँ। 8th पॉइंट नोट हुआ सबका? जहां तक स्क्रीन दिख रही वहां तक का सबका हुआ? Yes, sir. हाँ, 8 पॉइंट समझाऊंगा अभी प्रथमेश। 8 पॉइंट करो पहले, जो दिख रहा है उतना, फिर नीचे ले चलते हैं, क्योंकि स्क्रीन का इतना ही एरिया दिखेगा, फिर तुम्हारा सर हो गया। नीचे हम क्रॉस उसको स्क्रॉल करेंगे। ओके, देखो अब आ जाओ। 8th पॉइंट किसी को समझना है, प्रथमेश बोल रहा है। देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस की जो होगी, मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है बताओ? एवरेज का मतलब क्या है? मतलब अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका एवरेज। भाई अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं? 10 मॉलिक्यूल, तो हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। जितने भी मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं, मान लो ये 10-15 जो भी हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना होगा। सबकी स्पीड्स का समेशन अपॉन टोटल, सबको तो प्लस एवरेज निकला है। डिवाइडेड बाय 10। यस सर। हाँ, सिंपल, जो तुमने एवरेज 9, 10, 6, 7 में पढ़ा है, वही वाला एवरेज, तो इसको बोलते हैं एवरेज। लेकिन हमने क्या बोलना है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर किस में होना चाहिए बोलो? केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ये है पॉइंट नंबर 8। इस पॉइंट का दूसरा फॉर्म क्या है कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस यहां से जनरेट होती है। इसको क्या बोलते हैं? PV = 1/3 MnURMS²। इसको बोलते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, जहां पे P हमारा प्रेशर है, V हमारा सर वॉल्यूम थोड़ा है। ऊपर करो। हाँ, ये हमारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको करके अभी याद रखना है। धीरे धीरे आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी नोट करो एवरीवन। थोड़ा सा नीचे। सर मेरे को URMS का जो आपने समझाया, मतलब वो उसका नहीं समझ आया, बाकी सबका आ गया। हाँ, यूआरएमएस तो आगे पढ़नी है ना, उसको भी यूआरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है। ये टर्म आगे एक्सप्लेन होगा। ओके, इस टर्म का एक्सप्लेनेशन आगे हमारे पास आएगा। सर थोड़ा ऊपर करो। ऊपर कर दें। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा, सर नहीं, M और N वाला। क्या? हेलो, क्या दिख रहा है सबको? सर MN स्टेटमेंट। सर नीचे कर दो। यस यस, वेट कर रहा हूँ, वेट करो। सबका ये हो जाए, जितना कुछ लोगों ने बार बार बोला है ऊपर जाने के लिए, तो शायद उन्होंने लिख नहीं पाया होगा। थोड़ा सा स्पीड के साथ नोट करें तुम आप लोग।
सर अगर मेरे को ये थोड़ी काइनेटिक इक्वेशन की जो आपने ये बताई, आप आगे अच्छे से मतलब आगे यूज करते हुए एक्सप्लेन करोगे ना थोड़ा सा? हाँ, इसको भी याद रखना है, इसका पूरा सर एप्लीकेशन आने आपको वाला है। स्क्रीन वाइट हो गई सर सारी। स्क्रीन वाइट हो गई है हाँ सर, बस यही रहने मतलब दीजिए, एक कुछ भी लिख सेकंड। के नहीं सर। सर- अभी आ रहा था। आ रहा है ना? हाँ अब सर अभी स्क्रीन अब आ गया अभी आ सर, रही है। एक ओके, सेकंड सर। अब जल्दी से लिखो सारे सर वो लोग। URMS का क्या लिखा है? रूट। रूट मीन, रूट मीन इसको भी एक्सप्लेन करेंगे ना, ये क्या है अभी एक्सप्लेन कहाँ किया है इसको। हाँ सर। ओके सर। सबने नोट कर लिया? यस सर। Okay, देखो। सर अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल। ओके, जल्दी लिखो। है जिसका नहीं हुआ है वो URMS में रूट मीन स्क्वायर के बाद क्या लिखा है? स्पीड लिखा था, वो स्क्वायर स्पीड, ठीक है, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। होगा सर। ओके, देखो अब नेक्स्ट हेडिंग है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो हमें पता है गैस मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्पीड कम ज्यादा होते रहती है। कोलिजन के बाद में किसी एक की स्पीड कम होगी, किसी एक की स्पीड ज्यादा होगी, कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द स्पीड ऑफ एनी इंडिविजुअल, अकेले जो है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट कांस्टेंट। गैस मॉलिक्यूल इज नॉट कांस्टेंट at a given time, the speed of different fraction of gas molecules is different fractions of gas molecules is different। इसका मतलब समझना, इस लाइन का मतलब, मेरी बात ध्यान सुनना। मान लो यहाँ पे 100% मॉलिक्यूल्स हैं। अब भाई 100% तो हो गए, मतलब सारे। मान लो उसमें से 20% मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड। 30% की स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 50% की जो स्पीड है वो है हमारी 450 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अगर हमारे पास 100% मॉलिक्यूल्स हैं तो इससे भी ज्यादा उसके अंदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने 3 ही लिए हैं। 20% की स्पीड एक जैसी है, 30% की स्पीड एक जैसी है, 50% की स्पीड एक जैसी है। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? सारे गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। So we have to take the average speeds of the gas molecules. So we have to take the average speed of गैस मॉलिक्यूल्स। क्योंकि सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है, इसीलिए हम पूरे की स्पीड बताने के लिए एवरेज लेना पड़ेगा। जैसे समझ लो, जैसे तुम्हारे क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट भी सिखाया है। तुम्हारे क्लास के अंदर मान लो 50 बच्चे हैं, ठीक है, उन 50 बच्चों में सबका वेट का एवरेज निकालना है। तुम कैसे निकालेंगे? टोटल क्लास के वेट का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे। मान लो 50 बच्चे हैं, हाँ 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे का जो वेट है, किसी का जो है 50 kg है, किसी का 55, किसी का 60, किसी का 45, सबका हमने समेशन किया और फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 50 है उससे डिवाइड कर दिया। तो ये क्या पता चल जाएगा? एवरेज वेट ऑफ द क्लास। जो क्लास है उसका एवरेज वेट कितना है, ये मीन वेट हमें पता चल गया। ऐसे ही यहाँ पे जो स्पीड्स हैं वो सबकी अलग अलग हैं, बट हमें उसका एवरेज चाहिए। सो वी हैव टू टेक द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की एवरेज स्पीड्स आती हैं। तो पहली जो एवरेज स्पीड है उसको सिंपल क्या बोलते हैं? पहला जो है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैथमेटिक्स के टर्म्स है, इसको तुम्हें एज सच याद करना है। इसको हम कैसे लिखते हैं? यू एवरेज से। कैसे डिनोट करते हैं? यू एवरेज। यू एवरेज क्या होता है? मान लो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो स्पीड्स ले लेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3
प्लस U4 डॉट 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 प्लस UN अपॉन n, ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले की डायरेक्ट वैल्यू हमको हमारे पास आती है। यू एवरेज जो होता है, इसको जब हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी नहीं है, आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम्हें बाद में आएगा। तो यू एवरेज जो होता है वो हमारा कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाई पाई RT अपॉन M। अब इसमें सब कुछ पाई क्या है, आर क्या है, ये सब याद रखना। आर बोलो बच्चों क्या है, आर जो है वो हमारे पास क्या है, आर क्या है बोलो, समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर टेम्परेचर इन केल्विन, थोड़ा सा ये भी याद रखना है। एम क्या है, मोलर मास ऑफ द मोलर गैस, मास। ऑफ द गैस, मोलर मास फिर ऑफ द ऊपर वाले फार्मूला से नहीं निकाल सकते क्या, नॉर्मल फार्मूला से? नहीं, ये इस फॉर्मूले से तो सबकी स्पीड चाहिए ना फिर तुमको, हाँ जी समझ रहे हो ना। U1 की वैल्यू चाहिए, वैल्यू दी नहीं होगी, क्या दिया होगा, टेम्परेचर, क्या दिया होगा, मास, तो ये सारी चीज दी होगी। तो हम डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले को याद रखते हैं। और पाई की वैल्यू हमको तो पता है 22/7 ले लो और 3.14 ले लो। चलो ठीक है, ये हमारा यू एवरेज का फॉर्मूला हो गया, इसको बोलेंगे हम फॉर्मूला नंबर 1, इसको याद रखना है। इसको नोट करें सारे लोग। हाँ बोलो। ये U क्या है इसमें? यू स्पीड है, यू मतलब स्पीड, यू मतलब क्या हो गया, स्पीड, और एवरेज मतलब हो गया एवरेज। ठीक है, ये नोशन है, इसका डिनोट करने का तरीका है। सर तो ठीक है, फिर अगर U दिया होगा मॉलिक्यूल्स का तो फिर वो ऐसे निकाल सकते हैं तो ना, डायरेक्ट जो है whereas वो समेशन तो करके फिर डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट कर देंगे, बट वैसे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले बेस्ड आएगा। सर इसमें पाई क्यों यूज किया है? पाई ये यूज नहीं किया, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये आया निकल के। सर लेकिन वो किसके लिए, कैसे यूज किया, कंटेनर सर्कुलर लिया है कैसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके आया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में लिखा दूंगा, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उसको लिखना है। ये ऐसे याद रखो कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ऐसे आता है। ये पाई पाई आर स्क्वायर वगैरह से किसी से नहीं आया है, ठीक है, ये मैक्स बोल्ट्जमैन कर्व से आया है। तो वो जो है, जो हमारा लॉजिक यहाँ पे है, वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी से आता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, तो जहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी से सॉल्व करके आती है। कोई बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज से ये फॉर्मूला आया है यू एवरेज का। क्लासिकल मैकेनिक्स इसमें यूज करी जाती है, तब जाकर के ये सॉल्व होता है। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको याद रखें। सर तो फिर ये आप बोर्ड्स में पढ़ाने वाले हो? बोर्ड्स में तो पढ़ा दिया ना इसको। अच्छा, पढ़ा दिया। सर मतलब ऐसा स्टेट बोर्ड में पढ़ा दिया। डिराइव कैसे किया है वो नहीं ना बता। वो तो है ही नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं बिल्कुल भी। बट जेई के लिए हम थोड़ा सा बोल्ट्जमैन में फॉर्मूला लिखा देंगे बस, डेरिवेशन नहीं है उसका, फॉर्मूला लिखा देंगे कि इस फॉर्मूले से वो आया था, ऐसा याद करा देंगे बस। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और इसका एप्लीकेशन करना है, कैसे सवाल करे जाते हैं इस पे। ठीक है, तो अभी जो टर्म टेस्ट हुआ था उसके अंदर जो है एवरेज स्पीड वगैरह सब सिलेबस में था ही, तुम लोग ने पेपर भी दिया है ना भाई। तुम्हारा जो सिलेबस था वो क्या क्या था, गैसेस स्टेट था, एटॉमिक था, और मोल कॉन्सेप्ट। नॉन इंटीग्रेटेड। तुम अच्छा नॉन इंटीग्रेटेड हो? हाँ सर। हाँ तो तुम्हारा एग्जाम नहीं था, जो इंटीग्रेटेड थे उनका था, उनको मैंने बोर्ड से पढ़ाया ये। अच्छा, सबका नोट हो गया, नीचे कर दें, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये एक एवरेज स्पीड लिखी है, ऐसे ही एक दूसरी स्पीड आएगी, उसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। किससे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं बोलो, URMS। हाँ, ये क्या होता है, इट इज द मीन ऑफ स्क्वायर्स, या इसको मैं लिखाता नहीं हूं,
सब्जेक्टिव करके नहीं लिखाता हूँ, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला देख लो यूआरएमएस कैसे निकालते हैं, इसके नाम से समझ में आ रहा है। पहले हम क्या करेंगे, स्पीड्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे स्क्वायर करेंगे। अब जितने भी स्क्वायर हैं इनका क्या ले लेंगे हम लोग, मीन ले लेंगे। तो ये मीन स्क्वायर स्पीड हो गई। यहाँ पे भी स्क्वायर इधर रहेगा, तो उसके बाद क्या हमने कर दिया, उसका रूट ले लिया। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला आ गया यूआरएमएस का, वो क्या हुआ, स्क्वायर्स का मीन और फाइनली उसका रूट। तो ये जो तरीका है, ये मैथमेटिकल एक तरीका है किसी भी एवरेज को निकालने का। जब हम वेरिएंस पढ़ेंगे, जब मैथमेटिक्स तुम पढ़ोगे, तो उसमें एक चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि हम जो वेरिएंस है वो कैसे निकालते हैं। स्क्वायर्स का समेशन करके हम कैसे यूआरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, सबसे पहले स्क्वायर्स का समेशन किया। अच्छा बताओ, स्क्वायर्स का एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, जितने स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर हैं, n, u1 से लेके un तक। इन स्क्वायर्स का समेशन जब करोगे, उसके बाद n से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंदर वाला जो पोर्शन है, जो अंदर वाला टर्म है, वो क्या बनेगा, मीन स्क्वायर स्पीड। उसका ले लिया रूट, तो नाम क्या पड़ गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। याद रखेंगे इसको, कितना आता है यूआरएमएस, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m, जहां पे R, T और M क्या है, जो हमारे पास यूजुअल जो इनका सिग्निफिकेंस होता है, R एज यूजुअल, या R इन यूजुअल सिग्निफिकेंस, समझ रहे हो, ऐसे लिख सकते हो। कई बार एग्जाम में सिर्फ इतने लिखा होता है। अच्छा बताओ, R क्या होगा, R क्या होगा यहाँ पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस T कांस्टेंट, क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर, हाँ, और m तो मोलर मास। m मोलर मास। अच्छा, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या, यूआरएमएस में और यू एवरेज में क्या फर्क है, इस सर फैक्टर उसमें का फर्क। पाई और 8, हाँ वेरी गुड, इसमें 3 आ गया है, उसमें कितना था, 8/पाई, समझ गए। यस सर। तो अब इसको देख के बताओ, यूआरएमएस और यू एवरेज में कौन सी वैल्यू बड़ी है, सर यूआरएमएस में आई इसके गेस अंदर बड़ी रूट हो, भी है, हाँ, और उसके अंदर क्या, 8/पाई। क्योंकि सर उसमें पाया आ गया ना, इसकी वजह क्योंकि से। 1/10 है, मतलब वो। तो ये जो है ऑलमोस्ट कितना आएगा हमारे पास, अगर करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 3 वाला बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूआरएमएस इज ग्रेटर देन यू एवरेज। चलो इसको नोट करो जल्दी, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे। नोट हो गया, यस सर। यहाँ पे ये जो पढ़ाते हो, ये मतलब बोर्ड्स के लिए भी मतलब होगा ना, मतलब यस स्कूल के इसके लिए। या कंप्लीटली जितना हम यहाँ करेंगे वो तो बोर्ड्स में उसका मतलब जेई का सबसेट बोर्ड्स है, ठीक है, जेई ज्यादा यस सर, ज्यादा होता क्योंकि है। यहाँ पढ़ रहे हैं ना सर, क्योंकि फिर तो स्कूल का पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा ज्यादा। हाँ सर, हाँ, कुछ बस टाइम ही नहीं मिल रहा है। बस तुम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, हो जाएगा, बाकी सब हाँ कुछ यहाँ जी पढ़ाया। सर, नहीं मतलब सर यहाँ कर रहे तो एनसीईआरटी वो सब तो इजीली सब हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा बिल्कुल, हाँ हो जाएगा। सर क्योंकि स्कूल का कुछ मतलब देखने को भी नहीं मिल रहा है। वही सर। और सर हमारी तो अभी तक स्कूल भी चालू नहीं हुए। हाँ अगर अभी उन्होंने एग्जाम कर ली तो फिर मतलब कुछ होगा भी नहीं, तो फिर हो हाँ वो जाएगा तो ना है, कवर। हो जाएगा यहाँ पढ़ लिया अगर जो चैप्टर, उसके सारे क्वेश्चन कर लोगे बोर्ड्स में। ओके सर। तो ये तुम मान के चलना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर बोर्ड्स का चैप्टर यहाँ पे कवर हुआ है, मतलब बोर्ड्स में वो फुली कवर हो चुका है। नेक्स्ट देखो, थर्ड जो पॉइंट है वो आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाम से समझ में आ रहा है, प्रोबेबल का मतलब है जो ज्यादा पाई जाती है, जिसकी अकर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा जो है अमाउंट में ज्यादा टाइम अकर हो रहा है। मान लो जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी सुनना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, 100। अब तुम लोग बताओगे इसमें से मोस्ट प्रोबेबल कौन सा है। 20 मॉलिक्यूल जो है इनकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। 30 मॉलिक्यूल जो है इनकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 40 मॉलिक्यूल जो है इनकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, और 10 मॉलिक्यूल जो है इनकी स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इन सब में से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी, 300 यस वेरी गुड, क्योंकि ये 40 लोगों की है, सबसे ज्यादा लोगों की स्पीड है, ये सबसे Yes, ज्यादा sir. पाई है, मोस्ट प्रोबेबल।
कि किसी को नोट कर, आदित्य ले लिखा, नहीं आदित्य नहीं सर कर लिया नोट। नहीं, आदित्य, आदित्य से पूछ रहा हूँ, अच्छा उसने बोला सॉरी है सर। कि, और आदित्य यहीं से लिखना है ना, इसके ऊपर है। नोट हो जाए बताना आदित्य, ठीक है। हाँ सर हो गया। सर अब लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या काम आएगा ये सब में? अभी अभी जब हम लोग बात करेंगे ना आगे, तो काम आएगा, बिल्कुल आएगा, कंपैरिजन करेंगे इसका। सर आप पहले इससे पहले एक दो क्वेश्चंस दे सकते हो मतलब? इन तीनों पे क्वेश्चन आने वाले हैं, बस वेट करो। ओके सर। इसको लिखते हैं यूएमपी से। क्या लिखते हैं इसको? यूएमपी। यूएमपी का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m। अब बताओ तीनों में क्या क्या होगा? यू, एमपी, यू एवरेज और यू आरएमएस। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है तीनों में? तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर। सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी? दिमाग लगा के बताना। सर URMS। हाँ, तो सर ऐसे बढ़ता है। फिर हाँ जी सर। समझ में आया? ठीक है, ओके। कैसे देखो भाई, अगर मैं इनका रेशियो पूछ लेता तुमसे तो कैसे दोगे? ये भी क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, बोर्ड्स में भी आता है। यूएमपी की वैल्यू कितनी होती बोलो? एवरेज की वैल्यू कितनी थी बोलो? याद हो गया? फर्क क्यों हुआ? सर आपका आवाज यूआरएमएस की ब्रेक वैल्यू हो रहा कितनी है। होती है? अच्छा, आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा, अभी आवाज आ रही जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका हाँ जी रेशियो सर अब लेना? आ रही अब आ रही अब आ रही अब आ रही। साउंड लैग हो रहा है, प्रथम बोल रहा है। अच्छा प्रथम ये बताओ, यूएमपी की वैल्यू याद हुई? स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m। यूएमपी की वैल्यू याद हो गई? 2RT/m। यू एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई? 8/πRT/m। आर्यन समझ में आ रहा है तुम्हें? यू आरएमएस स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। बताओ अगर यहाँ पे कैंसिल किया जाए तो कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा? RT/m। रूट RT/m तो गया सर। हाँ, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती बोलो, √2 की? 1.414। सर हाँ, 1.2 और √8/π की वैल्यू? सर ये एक सेकंड। रूट की वैल्यू निकालो। अब तुम्हें याद रखना है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो तुम्हें यस खुद सर। निकालना है। बताओ जल्दी। रूट 2.545। हाँ, तो रूट लेके बताओ। 1.6 के आसपास आएगा, ठीक है। 1.595 आता है। और √3 कितना होता है बताओ? √3 तो याद है। सर 1.7। 7। हाँ, तो √3 तुमको याद रखना है हमेशा के लिए। 1.73 याद रखना है, ये दो तो याद रखने होते हैं। 732 तक भी याद रखोगे तो चलेगा। तो सबसे छोटा टर्म कौन सा है इसमें बताओ भाई? ये मोल कॉन्सेप्ट में करते थे ना ऐसे, रेशियो यस निकालने सर। के। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? UMP 1.414। सर। इसमें सब में डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 1:2 ये आएगा। और यहाँ पे क्या यस आएगा? सर। इसको सॉल्व करके बताना मुझे क्या रेशियो आता है। कई बार एग्जाम में तो ये रेशियो पूछ देते हैं। तो ये रेशियो चूंकि ऑप्शन में अंदर होता है, तो ऑप्शन में होगा तो हम छोटा बड़ा देख के बता देंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई दो ऑप्शन ऐसे फंस गए जिसमें जो है स्मॉलर एंड बिगर वैल्यू करके तो सही दिया है, लेकिन तो हमें फिर चेक करना ही पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी लगी तुमको? बताओ, देख के बताओ जल्दी से। सर URMS की, यस, यूआरएमएस का U एवरेज की और UMP। ये सब, ये जो क्वेश्चन है रेशियो
रेशियो वाला ये कई बार रिपीट होता है जेईई मेंस में, अभी भी रिपीट होता है, तो इसको पूरा नोट करें। कहाँ से नोट करना है तुम लोग को? ये बस लास्ट का पॉइंट किसी का बचा? सब नोट करो इसको। हाँ सर, बस यही नोट करना है। ओके ओके यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, अगर रेशियो लेना है तो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे। फाइंड दी URMS speed of H2 gas at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। यस सर, एक सेकंड। सो प्रथमेश कैसे करेंगे इसको? हाँ सर URMS का फॉर्मूला लगाते हैं। H2 का मोल्स, यस H2 का मोलर मास एक्चुअली यूज होगा। मोलर मास, सॉरी मोल्स है मोलर मास। हाँ हाँ बोलो मोलर बाकी। मास 2। हाँ दक्ष 2 है, बट थोड़ा ध्यान जी। रखना यूनिट क्या लेते हो। यूनिट लेना होगा MKS में, तो मोलर मास ग्राम पर मोल होता है, उसको किलोग्राम पर मोल चेंज करोगे। ओके सर। सर एक बार वापस बोलो, मैं नोट कर लेता हूँ। मतलब जो मोलर मास है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सबको, क्योंकि ज्यादातर लोग वही गलती करेंगे। हाँ मोलर सर, मास मैं क्या भी वही होता है? करने वाला था। 2 ग्राम पर मोल। बट चूंकि हमें स्पीड निकालनी है तो हम उसको मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड में ही निकाल सकते हैं। तो ग्राम को लिखेंगे 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। हमेशा याद रखना, स्पीड के क्वेश्चंस में हमको इस तरीके से यूज करना होगा, कभी भी हम ग्राम में मोलर मास नहीं ले पाएंगे, ओके सर। क्योंकि जब सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स में होंगी, SI में होंगी, तभी जाकर के आंसर आएगा। ओके सर। ओके तो इसको नोट करें जल्दी से। सर लेकिन आर के लिए तो हमें वो भी लगेगा ना, डिस्टेंस और टाइम, या मोल डिफ्यूजन अपॉन टाइम। सुनो, सर मैंने सारा लिख लिया, मेरे को सिर्फ आर में कंफ्यूजन हो रहा है। आर की वैल्यू क्या होती है बोलो? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोल्स डिफ्यूजन अपॉन टाइम, या वो L अपॉन T। सुनो सुनो, वो जो आर होता है ना, वो स्मॉल आर होता है, डिफ्यूजन वाला। ओके सर। और ये वाला आर कौन सा है बोलो? अभी पढ़ाया था ऊपर, बोलो। हेमांश किधर गया? हेमांश नहीं आजकल आंसर दे रहा है। मिताली बताओ तुम, आर क्या है यहाँ पे? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस की वैल्यू क्या होती है MKS में? 8.314 जूल किलो। ये लेनी है। हमको सारा किस में लेना है? इसमें MKS में लेना है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो तो मीटर पर सेकंड में निकाली जाती है। हाँ, उसको बाद में चेंज कर देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड में 100 से मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब सॉल्व करके बताओ, मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए तुम्हें। यस सर।
अरे भाई रूट रूट लगा के पूरा जो है सॉल्व करके बताओ यार। तुम ऐसे समझो तुम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो तुम जेई का, पूरे सिंसियरिटी के साथ पढ़ना है हर दिन, समझ रहे हो, हल्के में नहीं लेना है। यू हैव टू बी सिंसियर एंड रेडी। हाँ जी, देखूं वो बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। आई थिंक प्रणव एंड आर्या ऑलमोस्ट आंसर आसपास ही है, कैलकुलेशन की कुछ बात है बस। URMS कितना हो जाएगा? सर 3 रूट इंटू, हाँ 3 बोलो। into 8.314 into 400.15 नो, उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। अच्छा सर, नहीं ट्राई सर, करो मैं लिख ली, मैं वही सॉल्व ही कर रहा था। करो करो, जब तक इधर भी मैं करता हूँ, क्योंकि और भी क्वेश्चन करा देंगे, जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेशन अपना कर लेना बाद में, पहले समझ लो। 127 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होगा बोलो? सर 400.15। तो 400 लेना है सिर्फ, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। मोलर मास जो है वो 2 × 10⁻³ लेना है, ध्यान से। यस और सर। यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 से कैंसिल होगा, और ये 3 200 × 10⁻³ आएगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है तुम्हें, 3 × 8.314 × 2 करना है, और ये 10⁻⁵ सर हो मेरी भी जाएगा। सेम अब यही, यहाँ ध्यान से तक देखना, आके मैं बस आगे सॉल्व कर रहा था। हाँ ठीक है, करो उसको। तो देखना ये 10⁵ है तो ऑड है, हमको पावर बनानी पड़ेगी इवन। तो इवन पावर बनाने का एक तरीका है, या तो पावर 1 कम करो और यहाँ 0 बढ़ाओ, या तो पावर सर 1 इवन ज्यादा क्यों करो। करनी है कि हम बाहर निकाल पाए रूट से, इसलिए। यस यस, ये ट्रिक ओके मैं सर। बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करे जाते हैं सवाल। तो देखो यहाँ पे चूंकि छोटे छोटे टर्म है, तो हम अगर 8 3 जा 24 करते हैं और 24 2 जा 48, तो ये 48 ऑलमोस्ट ठीक ठाक बन रहा है हमारे लिए। लेकिन हम ऐसा यहाँ पे इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज 10⁵ पावर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.3 लिख लेंगे, इसको 8.314 लिख लेंगे, इसको 2 और एक पावर बढ़ा देंगे ऊपर, क्योंकि हमने एक डेसिमल लगाया इसलिए पावर बढ़ा दी। ये डेसिमल लगाने से ये 10⁶ का बाहर आ जाएगा 10⁵, और अंदर जो बनेगा वो बनेगा 0.6 × 8.314। इसका हमें निकालना है रूट, इसका रूट जल्दी निकाल के बताओ। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, तुमको जैसे समझ में आए वैसे सॉल्व करो, कम टाइम लगना चाहिए, जल्दी सॉल्व होना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। अंदर की सर जो ये कौन वैल्यू से आई है लेवल का मेरी, क्वेश्चन है, वैसे बस पूछ रहा हूँ आपको। ये बोर्ड्स में भी आता है, ये मेंस में भी आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये बहुत एलिमेंट्री है। अभी आगे क्वेश्चन और मैं लेने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन कम होगी, सोचना ज्यादा होगा, ऐसे सवाल भी है। हाँ जी सर। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, सोचना कम है। ओके सर। तो इसका जो रूट है वो आता है 2.233। तो बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअली यही आंसर मुझे दिया था, वेरी गुड। तो देखो कितनी ज्यादा स्पीड है। अगर बात करी जाए किलोमीटर के अंदर स्पीड है, बताओ कितनी स्पीड है किलोमीटर में, बताओ तुम प्रथमेश। क्या हुआ सर? 1 किलोमीटर में किलोमीटर? स्पीड बताओ। सर नहीं, ये किलोमीटर स्पीड में किलोमीटर तो डिवाइडेड 2.33। बाय 1000 ना? हाँ सर, 2.233। स्पीड काफी ज्यादा है, काफी तेज भाग रहा है इसका मतलब पार्टिकल। सर मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, मतलब ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व किया तो 2233.4 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वेरी 0.4 गुड। भी आगे। हाँ तो सही है। चलेगा ना वैसे भी? प्रणव का 47 ही आएगा बच्चे, मैंने लिखा नहीं आगे का, मेरा जो आंसर है वो लगभग इतना ही आया है, ठीक है, ओके सर। 2.23 करके आया। उसके बाद जो है उसमें हमने मल्टीप्लाई करना था कितने का, 10⁻³ का, तो वो आंसर आ जाए
अच्छा, नोट करना है सबको ये अभी ऊपर से, किसी को नोट करना है? हाँ भाई, कल्याणी बोलो तुम, कल्याणी तुम बोल नहीं रही हो आजकल, क्या क्लास में नहीं हो? हाँ, आवाज नहीं आई तुम्हारी, तुमने बोला तो है बट इधर कुछ प्रॉब्लम होगा आई थिंक कनेक्शन का। ओके, दक्ष ने कर लिया। कितने लोगों के आंसर आए मैं एक बार चेक करता हूँ। प्रणव हांडे का आया है, आर्य का आया, प्रथम का आया, प्रथमेश का आया है। ओके, आदित्य तुम्हारा नहीं आया है, आर्यन नहीं आया। आर्यन तुमने सॉल्व नहीं किया क्या? आर्यन क्या हो गया तुम्हें नहीं सॉल्व करते आज आर्यन? नहीं सर, मेरा है ना उधर तक, मतलब अंडर रूट है ना उसके उधर तक आ गया था, पर आपने चालू किया ना उसके बाद, अच्छा ठीक, तो मेरा भी सेम वैसे सर कोई वही बात। हुआ कि मैंने मतलब इक्वेशन नीचे तक आ गया था, बस वो फाइनल सॉल्व करना था, आपने आंसर बता दिया, थोड़ी अच्छा ठीक, स्पीड स्लो थी। ये किसी को नोट करना है, देखना है, नीचे ले चलूं? किसी को कुछ भी सर आप लिखना है एक लिख। और क्वेश्चन दे सकते हो। हाँ दे रहा हूँ, जिस बच्चे को भी नोट करना है वो बोल सकता है मुझे, फिर आगे बढ़े। ओके आदित्य, वेरी गुड, रूट फाइंड कर रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है। हो गया सर। तो मान के चलूं कि सबको ये फॉर्मूला लगाना समझ में आया है? क्या क्या याद रखना है हमेशा बताओ, दो चीज इंपॉर्टेंट है सर एक इसका यूजिंग फॉर्मूला स्पीड और फॉर्मूला। सर आपकी फॉर्मूला याद है, उसके बाद क्या याद, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? सर फिर कट हो रही है। अच्छा, कट हो रही कट है हो रही है आवाज। थोड़ी, हाँ सर, पर समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, अभी कुछ देखते हैं उसका। हाँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हमें हमेशा आर की वैल्यू ये लेनी है। एक बात, मोलर मास हमेशा किस में लेना है? किलोग्राम पर मोल, याद किलोग्राम रखोगे? पर मोल, हाँ जी सर। अपना याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज तुम्हें सॉल्व करना है इसको। इफ द RMS स्पीड ऑफ, थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला सवाल है। इफ द RMS स्पीड ऑफ 27 at 27 degree centigrade is u, then find the most, ऐसे सवाल डायरेक्ट मेंस में आते हैं। और हाँ, नीट के बच्चे चूंकि इस क्लास में हैं, नीट के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 200% भी कर सकते हो, बिकॉज वो हर साल आता है ऐसा सवाल। देन फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ SO2 एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेशियो वाला सवाल है, आई थिंक हो जाएगा सर तुमसे। वो URMS होगा ना ऊपर? हाँ URMS है, तो चूंकि RMS स्पीड स्पीड लिख लिख दिया दिया था, ओके तो हाँ उसमें जी। लिखने की जरूरत, यहाँ पे स्पीड छूट गया। सर 2 मिनट ट्राई करते हैं।
सर टेम्परेचर क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो ले सकते हैं ना, क्या कहते हैं, मतलब एवरेज ले सकते हैं ना, मतलब हाँ, बोलो। जैसे मतलब मेरा 300.15 है तो उसको 300 लिखेंगे तो चलेगा ना? सुनो सुनो, ये 15 कभी नहीं लेना है कैलकुलेशन में, हमेशा 273 लेना है, ठीक है? ओके सर, मैं हमेशा हाँ जी सर। बेटा देखो आर्यन, जब आरएमएस लिखा है ना, स्पीड का मतलब यू होता है, आरएमएस का मतलब आरएमएस होता है, तो हो गया ना यू आरएमएस। भाई ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और मैंने इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख दिया है। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है आर्यन। कोई बच्चे? सर हम पहले यू निकालेंगे ना? हाँ, यू जो है उसको आर टी और एम सबके टर्म में निकालना है, हाँ उसके जी बाद सर, वो वही कर रहा हूँ सर, वही कर रहा हूँ। कंपेयर करना है, तुम्हें रेशियो लेना है, बहुत आसान सवाल है। सर SO2 का उधर ऐड होगा ना, पहले S और फिर O2 का? पहले O2 का फिर SO2 का। क्या आंसर्स आ रहे हैं तुम लोग के? किसी एक का भी आ जाए तो मैं आगे स्टार्ट कर दूं। सर मैंने दोनों की इक्वेशन बना ली, उसके आगे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। 8.8 देखो मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, बस एक बार तुम लोग सीख जाओगे ना फिर अपने आप से करने लगोगे। वो नेक्स्ट क्लास में और भी सॉल्व क्वेश्चन दूंगा, आज ये हाँ जी। लास्ट में बता देता हूँ तुम्हें कैसे करना जी सर। है। यू आर एम एस O2 क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? 3 इंटू RT/M यही आएगा। हाँ तो जी अभी सर, तुम्हें वही वैल्यू नहीं डालनी है, value। 3 लिखना। टेम्परेचर कितना है बताओ? अच्छा सर, मैं 300 केल्विन। वैल्यूज डाल के, हाँ जी नहीं सर। मोलर मास कितना होगा? 32, ठीक है? 2 तो यहाँ इंटू पे 10⁻³ भी लिखेंगे ना सर, आपने बोला था। वो सही है, लेकिन चूंकि हमें सॉल्व नहीं करना है ना, यहाँ पे भी अगर -3 लिखेंगे तो नीचे भी लिखेंगे उसमें भी। तो हाँ अगर जी सर। लिखना है तो लिखो, नहीं तो इसको हटा भी सकते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व ना करना हो तब ये तुम ट्रिक सीख जाओगे आगे, अभी के लिए लिख सकते हो अगर तुम्हें लिखना है। और UMP ऑफ SO2 क्या होगा बताओ? 2 क्या R फॉर्मूला है? इंटू 400 हो जाएगा, 2RT/M। हाँ 64 × 10⁻³ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो। ये तरीका सिखा रहा हूं मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने का सारे बच्चों। ऊपर वाले में कितना आएगा? 3R × 300 डिवाइडेड बाय 32 × 10⁻³ और नीचे कितना आएगा? 2R × 400 डिवाइडेड बाय 64 × 10⁻³। अब ये अच्छा रूट मेरे पूरे को के अंदर, अब समझ आया आप क्यों बोल रहे थे 10⁻³ क्यों नहीं लिखना। हाँ जी, हाँ वो कट जाएगा, उसके कोई काम नहीं है। ओके सर। अब ये नीचे देखो,
थोड़ा सा इसको ऐसे ब्रैकेट कर लो ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो जाए कहीं। ये समझ में आना चाहिए मेन जो डिवाइड का है वो कहाँ पे है, ये वाला मेन डिवाइडेड है मेरा। और ये 2 0 से 0 कट जाएंगे और 32 से ये कट जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। और ये पूरा सॉल्व करके बताओ कितना आया। तो ये हमारा 2 जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 होगा, और नीचे कितना होगा 2 इंटू 4 होगा, ठीक है। और मैं इसको फिर से अगर कट करूं तो 2 से 2 कट जाएगा और 9/4 आएगा। 9/4 कितना होता है? सर 3/2। नीचे 2 into 4 के नीचे भी तो 2 बचा है। वो ऊपर ले गया ना मैं, अच्छा यहाँ आ आप गया ऊपर देखो। ले गए, हाँ जी। और यहाँ से क्या पता चला, UMP कितना है निकालना है, और इसकी वैल्यू U दी है कि नहीं हमने, बोलो ये सर कहाँ पे दी है बताओ। ये लिखा हुआ है, लिखा है, ये सर समझा। अब बताओ UMP कितना आया, 2/3 U। समझ में आया? यस सर, इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सर। प्रथम वेरी ओके। तो देखो अच्छा, इन्होंने सॉल्व करके निकाला आंसर, बट मैंने तो U के टर्म में चाहिए था सिर्फ। हाँ जी सर, मैंने भी सॉल्व करके निकाल रहा था। हाँ वो भी ठीक है क्योंकि निकल भी आएगा। मैं भी वैसे ही निकल रहा था, लेकिन वो बहुत लंबा हो रहा था सर। कैलकुलेशन बहुत है सर। हाँ बट आगे ज्यादातर U के टर्म में निकालना होता है, ठीक है। ओके सर। सबने नोट करना है, इसको जल्दी नोट करो, मैं इसको शेयर करता हूँ ग्रुप पे। नोट हो गया? यस सर। किसी बच्चे का ये क्वेश्चन बचा है या इसका सॉल्यूशन? नीचे। ओके, सॉल्यूशन नीचे का बचा है, ठीक है, नोट करें। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, होमवर्क जो मैंने दिया था, ठीक है, उसमें सेक्शन C शायद पहले स्किप कराया था ना, अब उसको भी अटेम्प्ट करना है। कौन से वाले सवाल अटेम्प्ट करने हैं? जो सिर्फ URMS, UMP और U एवरेज पे बेस्ड है। अपने आप से तुम्हें देख लेना है, जिसको टाइम है वो उसको अटेम्प्ट करेगा अभी, जिन्होंने पुराना सवाल कर लिया है, ठीक है। सर मैं कर पाऊंगा क्या ये सॉल्व? हाँ, UMP URMS वाले ढूंढ लेना, सेक्शन C में सॉल्व कर लेना। ओके सर। नहीं है। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई। आपका आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है क्या दक्ष और प्रथमेश? हाँ सर। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो सब लोग, जितने भी बच्चे सब सुने। देखो जो बच्चे जैसे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे दक्ष ये बाद में आया है या जो भी बाद में आया है, उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी पुराना यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, आराम से सॉल्व कर लोगे। तो यस सर। मैं जो है इस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और अभी क्लास 1 है ना? हाँ सर, मैथ्स का है। तो मैं मैम को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। चलो बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।